कोरिया और ताइवान भारत के सेमीकंडक्टर पुश में अब जापान के पीछे पीछे चल रहे हैं। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं क्रिस जेफरी ने भारत के ऊपर दाव क्यों लगाया है। ऐसे वक्त में जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 7 अप्रैल 2025 को प्रकाशित टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख के अनुसार भारत अपनी सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है, जिसमें जापान एक प्रमुख भागीदार के रूप उभरा है। दक्षिण कोरिया और ताइवान भी अब जापान के नक्शे कदम पर चलते हुए भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। भारत की महत्वाकांक्षा सेमीकंडक्टर नीति, वैश्विक सहयोग और भारत की स्थिति में बदलाव आता देखने को मिल रहा है। जापानी कंपनियां जैसे कि टोक्यो इलेक्ट्रॉन, रेनेसास भारत में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को विकसित करने के लिए भारतीय भागीदारों के साथ सहयोग कर रही है। जापान के पास वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण उपकरणों में 30% और कच्चे माल में 48% हिस्सेदारी है, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। जापान से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साल 2017-2020 के बीच केवल एक निवेश की तुलना में साल 2021 से 2024 में 8 निवेश हुए हैं, जो 700% की वृद्धि को दिखलाता है। यह अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक है। पिछले महीने गुजरात में आयोजित सेमी कनेक्ट इवेंट में जापान ने 75 सदस्यों का सबसे बड़ा विदेशी प्रतिनिधिमंडल भेजा, जो भारत के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दिखलाता है। दक्षिण कोरिया और ताइवान, जो पहले इस दौड़ में पीछे थे, अब भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। दक्षिण कोरिया अपनी उन्नत सेमीकंडक्टर तकनीकों को भारत लाने की कोशिश कर रहा है, जो पहले केवल सब कॉन्ट्रैक्टिंग तक सीमित। फिनलैंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेइकी राटा ने कहा कि कोरियाई कंपनी भारत को चीन के विकल्प के रूप में देख रही है। ताइवान की कंपनियां जैसे कि TSMC, पावर चिप सेमीकंडक्टर जापानी रणनीतियों का अनुपालन करते हुए भारत में साझेदारी और नियामक अनुकूलन, स्थानीय प्रतिभा विकास पर ध्यान दे रही है। इंडो कोरिया बिजनेस कल्चर सेंटर के जेना सुंग ने सुझाव दिया कि भारत को कोरियाई निवेश को आकर्षित करने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा और समर्थन प्रदान करना चाहिए। भारत ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण में ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए अगले 5 सालों में एक मजबूत उपस्थिति स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने $10 अरब यानी कि 76,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन की पेशकश की है, जिसमें माइक्रोन, टाटा ग्रुप और ताइवान की PSMC जैसी कंपनियों को आकर्षित किया गया है। गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और PSMC द्वारा 91,000 करोड़ रुपए के चिप फैब्रिकेशन यूनिट और अन्य OSAT आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधाएं स्थापित की जा रही है। आंध्र प्रदेश में इंडी चिप सेमीकंडक्टर और जापान की इटोवा माइक्रो टेक्नोलॉजी के साथ 14,000 करोड़ रुपए के सिलिकॉन कार्बोनाइड चिप फैब सुविधा स्थापित की जाएगी, जो भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर फैब होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है, विशेष रूप से ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को, जो सेमीकंडक्टर निर्यात पर निर्भर है। दक्षिण कोरिया ने ट्रंप के टैरिफ के जवाब में अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए 33 ट्रिलियन वॉन यानी कि $24 अरब का समर्थन पैकेज घोषित किया है। भारत अपनी तटस्थ जियोपॉलिटिकल नीति और बढ़ती घरेलू मांग के कारण वैश्विक कंपनियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बना हुआ है। ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का उदय 1980 के दशक में शुरू हुआ, जो भारत के वर्तमान प्रयासों के लिए एक प्रासंगिक ऐतिहासिक उदाहरण है। 1970 के दशक में ताइवान एक छोटी अर्थव्यवस्था थी, जो प्राकृतिक संसाधनों की कमी और वैश्विक तेल संकट से जूझ रही थी। 1974 में ताइवानी सरकार ने एक रणनीतिक निर्णय लिया और सेमीकंडक्टर उद्योग को प्राथमिकता दी। ताइवान ने सब्सिडी, टैक्स ब्रेक और अनुसंधान पार्कों जैसे हिसुनचू साइंस पार्क की स्थापना की। ताइवान ने अमेरिकी कंपनियों जैसे RCA के साथ सहयोग किया और तकनीकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित किया। सरकार ने स्थानीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया और शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया। TSMC का उदय 1987 में ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना हुई, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी चिप फाउंड्री है। 1990 के दशक तक ताइवान वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण में अग्रणी बन गया, जो आज 92% एडवांस चिप्स का उत्पादन करता है। ताइवान की अर्थव्यवस्था, जिसे ताइवान मिरेकल कहा जाता है, इसने तेजी से विकास किया और ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। जैसे ताइवान ने 1980 के दशक में सरकारी समर्थन और वैश्विक साझेदारी के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत की, भारत आज 76,000
1000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ साझेदारी और स्थानीय प्रतिभा विकास पर ध्यान दे रहा है। ताइवान की तरह भारत भी अपने डिजाइन क्षमताओं का लाभ उठा रहा है और विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ रहा है। ताइवान ने हिसिंचू जैसे सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाए। भारत गुजरात और आंध्र प्रदेश में धोलेरा और अन्य क्षेत्रों में समान क्लस्टर विकसित कर रहा है। ताइवान ने उस समय वैश्विक प्रतिस्पर्धा का कम सामना किया, जबकि भारत को ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे स्थापित खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था ताइवान की तुलना में बहुत बड़ी है और इसकी घरेलू मांग इसे एक अद्वितीय लाभ देती है। भारत का सेमीकंडक्टर पुश वैश्विक टेक्नोलॉजी परिदृश्य में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। जापान की अग्रणी भूमिका, जिसमें उसने भारत के साथ तकनीकी और वित्तीय सहयोग बढ़ाया है, भारत को एक मजबूत सेमीकंडक्टर हब बनाने में मदद कर रही है। दक्षिण कोरिया और ताइवान, जो वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में पहले से ही अग्रणी है, अब भारत को एक आकर्षक गंतव्य के रूप में देख रहे हैं। इसका कारण है भारत की तटस्थ भू राजनीतिक और बढ़ती घरेलू मांग। अब यहाँ पर जिस तरीके से भारत की महत्वाकांक्षा भी बढ़ रही है, ये भारत के लिए बढ़िया है। जापान की 700% FDI वृद्धि, ताइवान की तकनीकी विशेषज्ञता और दक्षिण कोरिया का एडवांस चिप भारत के लिए अवसरों के द्वार खोल रहा है। 1980 के दशक में ताइवान का सेमीकंडक्टर उदय भारत के लिए एक प्रेरणा है, जो दिखलाता है कि सही नीतियों और साझेदारी के साथ एक छोटी अर्थव्यवस्था भी वैश्विक नेता बन सकती है। भारत की विशाल घरेलू मांग ये करने के लिए भारत को मदद भी कर रही है। वैसे आपको बता दूं, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं जेफरीज के वैश्विक इक्विटी रणनीतिकार क्रिस वुड ने हाल ही में भारत में निवेश को बढ़ाने का फैसला किया है, जबकि ताइवान में अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। ये निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीतियों के कारण उत्पन्न होने वाले वैश्विक व्यापार के अनिश्चितता के बीच लिया गया है। कहा जा रहा है कि ये भारत के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। क्रिस वुड ने भारत को अपनी निवेश रणनीति में ओवरवेट रेटिंग दी है, जिसका मतलब है कि वो भारत के शेयर बाजार में अधिक निवेश करने की योजना बना रहे हैं। इसके पीछे 5 प्रमुख कारण हैं: मजबूत घरेलू मांग, मैक्रो स्थिरता, विदेशी निवेश की कमी और भू राजनीतिक सुरक्षा। भारत की अर्थव्यवस्था में मध्यम वर्ग की बढ़ती खपत और उपभोक्ता मांग, स्थिर मुद्रा, नियंत्रित मुद्रास्फीति और मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार। वैश्विक निवेशकों द्वारा भारत में अभी भी अपेक्षाकृत कम निवेश है, जो इसे आकर्षक बनाता है। वैश्विक व्यापार युद्धों में भारत की तटस्थ स्थिति है। सरकार के डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और अन्य सुधारों का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। ताइवान की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से इसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ट्रंप की टैरिफ नीतियों के कारण जोखिम में है। ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को लिबरेशन डे की घोषणा की और जिसका असर देखने को मिल रहा है। ताइवान की कंपनी जैसे कि TSMC, जो वैश्विक चिप आपूर्ति में अग्रणीय है, उसको नुकसान भी हुआ है और ऐसे में ये देश अब आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? क्या भारत एक बार फिर से उस तरीके से बढ़ सकता है? एक समय था 1991 में, जब भारत एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार इतने कम हो गए थे कि भारत केवल 2 सप्ताह के आयात को ही खर्च कर सकता था। उस समय वैश्विक निवेशक भारत को जोखिम भरा मानते थे, लेकिन अब यहाँ पर स्थितियाँ बदल रही है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।